हेलो लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डीएनए के बारे में। तो ये मेरे ख्याल से आज का बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल टॉपिक होने वाला है, क्योंकि हालांकि मुझे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं डीएनए के बारे में पढूं। तो फिर उसके बाद से मैंने आपके लिए बहुत सारी खोज की। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि क्या क्या डाउट्स मोस्टली डीएनए में आते हैं। फिर उन्होंने मुझे जो बताया वो आइडियाज़ लेके आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ डीएनए के बारे में। तो इसमें आपके जितने भी डाउट हैं, मैक्सिमम आपके 78% डाउट मैं आपके सॉल्व कर दूँगी। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसके भी प्रॉपर वीडियो डाल दूँगी। जैसे फोटोसिंथेसिस मैंने डार्क एंड लाइट रिएक्शंस के बारे में अलग से डिटेल पढ़ाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो जिनको नहीं पता है कि इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए के बारे में एक क्वेश्चन पूछा मोस्ट जाता है कि वेयर इज़ डीएनए यूजुअली फाउंड। तो इसका आंसर है दे आर यूजुअली फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, इससे ये कैसे मेड होता है, हाउ इट इज़ मेड। तो जिसको पता हो गया कि डीएनए मोस्टली इस टाइप का दिखता है, ठीक है, लेकिन इसके दो स्ट्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे दो स्ट्रेन्स होते हैं डीएनए के, और इसके बीच में केमिकल बेसिस मिलके इसके स्टेयरकेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में ये ट्विस्ट होते हैं जब इनका ये केमिकल बेस हो जाता है और ये डबल हेलिक्स बनाते हैं। अभी हम बात करते हैं कि इसको बनाने में हेल्प क्या करते हैं। तो इसको बनाने में हेल्प करता है न्यूक्लियोटाइड्स हेल्प्स टू फॉर्म। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स इसको बनाने में हेल्प करता है डीएनए के स्ट्रेन्स और डीएनए के डबल हेलिक्स स्टेयरकेस को। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए को क्या कहा जाता है। तो डीएनए को पॉलीमर भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल यूनिट से बना होता है। तो पॉलीमर बेसिकली किसको कहा जाता है, जो बहुत ही स्मॉल यूनिट से बना होता है। ओके, फिर डीऑक्सीराइबो एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए लैडर्स। अब जिनको नहीं पता है कि क्या बनाता है डीएनए के लैडर्स को, तो इसको बनाने में हेल्प करता है डीऑक्सीराइबो एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हेल्प टू फॉर्म डीएनए लैडर्स। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप इसको लिख सकते हो अगर आपके पास नोट है तो। जैसे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक नॉट डीऑक्सीराइबो एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स बनाने में इस स्टेयरकेस को हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो केमिकल बेस था, तो इस लैडर के बीच में जो ये पार्ट होता है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। इस लैडर के बीच में जो ये आपको पार्ट दिख रहा है, इसको बनाने में हेल्प करता है केमिकल बेस। ठीक है, ऐसा होता है केमिकल बेस। हाउ मेनी बेसेस आर देयर इन डीएनए, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। और ये शायद से आपका अगर मॉक टेस्ट हो रहा है तब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ मेनी केमिकल बेसेस आर देयर इन डीएनए। तो आप सिंपली लिख दोगे देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए। और एग्जांपल में आप एडीन, थाइमीन और ग्वाइनिन या फिर साइटोसिन भी लिख सकते हो। तो इन लोग के जो ये मैंने बनाया है, अब आप ये कहोगे कि मैम ये दो आपने क्यों बनाया है, इसकी तो कोई ज़रूरत भी तो नहीं थी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं आपको बताती हूँ। एडीन हमेशा थाइमीन से ही मिलेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन से मिलेगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, इसी कारण से मैं बताती हूँ। आप एडीन को थाइमीन से जोड़ सकते हो, स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। एम आई क्लियर, स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, है ना, ये एडीन और ये थाइमीन, तो इसी से ही बनेगा। पर आप एडीन को कभी भी ग्वाइनिन से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है और इसका स्ट्रक्चर कुछ ये है। ठीक है, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर अलग होने के कारण एडीन को हमेशा आप थाइमीन से ही मतलब जोड़ोगे केमिकल बेस में। आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, व्हाट इज़ द कंपेनियन ऑफ एडीन या फिर एडेनाइन इन द डीएनए लैडर्स। तो आप हमेशा थाइमीन लिखोगे। अगर आपके पास एमसीक्यू में भी आ जाएगा तब भी आप हमेशा थाइमीन ही लिखोगे। आपको ये स्ट्रक्चर याद करना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ये दो चीज़ें याद करना। और साइटोसिन हमेशा ग्वाइनिन से ही जुड़ेगा। ये चार केमिकल बेसिस आप देख सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर में भी कितना अंतर है, ये देख लो। ये ना इससे मिल खा रहा है, ये ना इससे मिल खा रहा है। तो आप ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट लिख लो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इट इज़ फॉर्म। तो आप देख ही सकते हो कि एडीन थाइमीन से जुड़ा है और साइटोसिन ग्वाइनिन से, और इस तरह ये लैडर बने हैं। ठीक है, हाउ एंड व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ होल डीएनए, कि ये क्या होता है और कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इन न्यूक्लियस मैंने बताया ना, इसको बनाने में न्यूक्लियोटाइड्स या फिर न्यूक्लियोटाइड्स मदद करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके नाम ही से पता चल रहा है, इसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए उसका नाम न्यूक्लिक पड़ा है। आप इसके नाम से आप इसका वो पता लगा सकते हो कहाँ इसे रहता कहाँ पे। ठीक है, वेयर इट इज़ फाउंड।
तो ऐसे इन न्यूक्लियस डीएनए हिस्टोन फॉर्म्स क्रोमोसोम्स। अब ये तो आपको पता चल गया, अब ये क्रोमोसोम्स इसमें कैसे आ गया मैम? क्रोमोसोम्स तो आपने बताया नहीं, हिस्टोन भी बड़ा नया नया सा नाम लग रहा है। चलिए हम बात करते हैं अब डीएनए के इंटरनल स्ट्रक्चर की। सबसे पहले अगर आप न्यूक्लियस देखोगे तो न्यूक्लियस में कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें आपको दिखेंगी, और जूम इन करेंगे ऐसे, ठीक है, और जूम इन करेंगे तो ये दिखेगी। अब ये यहाँ पे हिस्टोन से ये लिपटी हुई होती है। हिस्टोन एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ये कहोगे मैम ये हिस्टोन को क्यों चाहिए? हिस्टोन क्या है, ज़रूरत है उसको न्यूक्लियस में उसको लपेटने वपेटने की? डीएनए तो न्यूक्लियस में ऐसे भी रह सकता है ना। तो इसका सिंपल आंसर है बिल्कुल नहीं, हिस्टोन के बिना ये नहीं रह सकता। हिस्टोन के बिना ये फिट ही नहीं होगा डीएनए कभी न्यूक्लियस में। डीएनए का स्ट्रक्चर इतना बड़ा होने के कारण ही ये न्यूक्लियस में फिट ही नहीं होगा, इसीलिए हिस्टोन जब उसको हिस्टोन में लपेट मतलब वो लपटा होता है, इस कारण से उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी छोटी हो जाती है लपेटने के कारण, और वो फिट हो जाता है। नाउ बात करते हैं व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिस्टोन। ये आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। बिकॉज इट विल बी इम्पॉसिबल टू स्टोर डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस। अब आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि हिस्टोन का वो क्या होता है यूज़, तो आंसर आप लिखोगे कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टोर डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, सो हिस्टोन हेल्प इट। ओके, आपका यही सिंपल सा आंसर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड द क्रोमोसोम्स। ये तो आंसर आएगा ही, तो इसका आंसर रहेगा क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस डीएनए एंड हिस्टोन्स दैट हेल्प्स इन सेल डिवीजन सो दैट जेनेटिक्स इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो क्रोमोसोम्स होता है उसमें डीएनए और हिस्टोन दोनों पाया जाता है। इस कारण से जो क्रोमोसोम्स होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। किसी के ट्विंस होते हैं तो उन दोनों में ही अपने मदर और फादर का इक्वल जेनेटिक्स फॉर्म होता है। अगर दो सिबलिंग्स 1-2 साल के डिफरेंस में भी पैदा होते हैं तो उनमें भी कुछ फेशियल स्ट्रक्चर अपने मदर फादर से होते हैं। हालांकि हमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो हम खुद से ऑब्टेन करते हैं। वी आर नॉट मोस्टली लाइक अ वेरी ट्विन ऑफ आवर फादर मदर, बट वी आर अ पेट। ओके, तो आंसर यही था कि क्रोमोसोम्स सेल डिवीजन में मदद करता है और जेनेटिक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ हम बात करते हैं कि जीन्स क्या होता है। मैं जीन्स उस बात की नहीं करी जो पहनने वाली जीन्स होती है, मैं बात कर रही हूँ डीएनए की जीन्स के बारे में। तो जीन्स होता है वो एक टाइप का प्रोटीन होता है जिससे हमें पता चलता है कि एक जो बेबी है उस बेबी की हेयर कलर, उस बेबी के टीथ, उस बेबी की स्किन कलर का क्या रंग होगा या फिर उसका नेचर, ये सारी चीज़ें हमें जीन्स से पता चलती हैं। तो जो जीन्स हम अपनी मदर से इनहेरिटेट करते हैं एंड जो चीज़ हमारे फादर से हेरिटेट करते हैं, वो सारा कुछ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प करती है हमारी डीएनए जानने में। तो अब बात करते हैं कि जीन्स किस तरह हेल्प करती है। फॉर एन एग्जांपल हम डीएनए का एक बड़ा सा पार्ट ले रहे हैं और उसमें से एक पार्ट हमने लिख दिया कि ये हेयर कलर का वो डिसाइड करेगा और दूसरा पार्ट स्किन कलर का। तो जो स्किन कलर है वो अपनी मदर से इनहेरिटेट हुआ तो वो ब्लैक हो गया, और जो आई कलर है वो ब्राउन हो गया क्योंकि वो हमने फादर से इनहेरिटेट करा। ठीक है, तो कैसे आपको पता चला? तो इसी तरह से वो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन्स होते हैं। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। देयर आर सम पोर्शन विच प्रोड्यूस प्रोटीन्स व्हाइल सम आर नॉट। ठीक है, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, जैसे डीएनए का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर में ही कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन नहीं होते हैं। इस कारण से जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन होते हैं उसे हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए तो कहते हैं कि डीएनए से ही हमें अपने फादर मदर का जीन जो मिलता है वो सारी चीज़ें जो आप कह सकते हो। बट ये होता है डिफरेंस डीएनए और जीन्स में। ठीक है, जीन्स वही प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन होता है। ये एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सपोज a person DNA B portion produces black color which means their hair color will be black. Same with other organ as well. देखो, ये डीएनए का एक पोर्शन है और इसको हम जीन कहते हैं। इसमें जो बी कलर है वो इंडिकेट कर रहा है कि उसका हेयर कलर ब्लैक होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जो प्रोटीन प्रोड्यूसिंग रीजन होता है इसे हम कहते हैं जीन, और जो नहीं होता है उसे हम कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसिंग रीजन होता है उसे हम कहते हैं जीन। Some siblings have different eye color but they all have DNA. So this variation is known as allele. ठीक है, कभी ऐसा होता है कि कुछ वेरिएशंस हो जाती है जीन्स और डीएनए में, दो सिबलिंग्स के बीच में ऐसी कोई चीज़ है, उसी को, इस वेरिएशन को हम कहते हैं एलील। ठीक है, द डीएनए एंड जीन्स वेरिएशन आर नोन एज द एलील। ओके, आप एग्जांपल लेके भी लिखोगे तो बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जो डीएनए के बारे में आपको जाननी बहुत आपको बहुत मज़ा आएगा सबके बारे में जानने में।
All humans share 99.9% DNA, only 0.1% makes us different. हमारे अंदर जो DNA होता है वो बाकी ह्यूमंस के कंपेरेटिवली 99.9% सेम होता है, बट जो 0.1% DNA होता है वो हम सबको अलग करते हैं, जिससे आप और मैं अलग हैं. इस कारण से ही ये जो 0.1% था इसी ने उसको किया था. बिकॉज वी इनहेरिटेड जीन फ्रॉम आवर मॉम एंड डैड, क्योंकि हमने जो जीन्स पाई है वो हमने अपने मॉम एंड डैड से ही पाई है. ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, वो होते हैं फुल फॉर्म्स. तो आज मैं आपके लिए वही फुल फॉर्म्स लेके आई हूँ. सो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए का फुल फॉर्म तो आपको पता चल गया कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अब हम बात करते हैं एचआईवी की. तो एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम. ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट. और आरबीसी का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. ओके, तो आपको इसका पता चला. सॉरी, आरबीसी नहीं, आरएनए. आई एम रियली सॉरी. आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड. आरबीसी का फुल फॉर्म तो रेड ब्लड सेल्स होता है. मैंने गलती से लिख दिया था, वेरी सॉरी फॉर दैट. तो आपको पता चलेगा कि एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस. एड्स का होता है एक्वायर्ड ह्यूमन डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड बहुत सारी ये चीज़ें. तो आज की डेट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए इज़ इन द पावर. सो इफ़ यू गिव योर डीएनए आफ्टर गेटिंग योर रिजल्ट, ट्राई टू गेट द रॉ डेटा बैक, बिकॉज उस डीएनए से आपकी फुल इन्फॉर्मेशन कोई भी निकाल सकता है. क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक डीएनए से आपकी हर एक चीज़ के बारे में पता चलता है. उसमें आपकी जीन्स होती है, आपकी क्रोमोसोम्स होती है, आपकी हर एक चीज़ उस डीएनए में प्रेजेंट होती है. तो आप डीएनए टेस्ट के बाद ज़रूर से कोशिश करें कि आप रिपोर्ट के बाद वो रॉ डेटा वापस लें. And that's for all today. Thank you so much for watching my videos, and bye bye. We will make a new video for part 2 as well, which is the cell part. Okay, so thank you so much for watching my videos, and bye bye.